नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पूरे 20 क्वेश्चन। और आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस जितने भी वीडियो झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए अपलोड किया जा रहा है उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, और जितने भी प्लेलिस्ट हैं उन सभी का पीडीएफ जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप उस वीडियो के जितने भी पीडीएफ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको इसमें एक भी पैसा देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए आज हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर से। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? तो सूर्य है, यानी कि सन जो है वो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। देख लेते हैं, सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र सबसे बड़ा प्राथमिक स्रोत है। यह प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा और अप्रत्यक्ष रूप से जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स, पवन ऊर्जा और जल विद्युत हाइड्रो पावर का आधार है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये जिम्मेदार है। कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में किया जाता है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचकर ओजोन अणुओं को तोड़कर उसके क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड रोग जो है यह शरीर के किसको प्रभावित करता है? ये आंत को प्रभावित करता है, यानी इंस्टेंटाइन को। टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, मुख्य रूप से छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन को संक्रमित करता है और तेज बुखार, पेट दर्द और दस्त का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, द्विपद नामकरण पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के जनक कौन थे? तो द्विपद नामकरण पद्धति के जो जनक है वो है कार्ल लिनियस है। कौन है? तो कार्ल लिनियस है। स्वीडिश वनस्पति शास्त्री कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है। उन्होंने ही जीवों के वैज्ञानिक नामकरण के लिए द्विपद नामकरण जीनस प्लस प्रजाति की प्रणाली दी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ जो है वह है दांत का एनामल, यानी कि टूथ एनामल जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है। दांत का एनामल जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। दांत का जो एनामल है वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और यह मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया किसमें होती है? तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वह पौधों में होती है, यानी कि इन प्लांट्स में होती है। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों के वायवीय भागों यानी मुख्य रूप से पत्तियों के स्टोमेटा से जल वाष्प यानी वेपर के रूप में वायुमंडल में निकलता है। तो इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशात्मक होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशात्मक होता है
ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों में आती है, ऊर्जा जो है वो सूर्य से उत्पादकों में आती है, फिर उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स में जाती है और प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में लुप्त यानी लॉस्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के प्रश्नों को। पानी का अधिकतम घनत्व यानी मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है वो किस तापमान पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम घनत्व होता है और न्यूनतम आयतन होता है। क्या होता है? मैक्सिमम डेंसिटी होता है और न्यूनतम आयतन होता है। पानी का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इस अब सामान्य व्यवहार के कारण ही तालाब या झील की ऊपरी सतह जमने पर भी नीचे का पानी तरल रहता है, जिससे जलीय जीव जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है। क्या होता है? तो आयरन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। के केंद्रीय भाग में आयरन होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है किस यौगिक को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? जिसका उपयोग पेट की अम्लता यानी एसिडिटी को दूर करने के लिए होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जिसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार यानी कैसा है? तो बेस है, जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में अम्लता यानी एसिडिटी को उदासीन यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल का। किसका? तो ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर का कार्य न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना है, ताकि वे यूरेनियम नाभिक के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सके। इसके लिए ग्रेफाइट या भारी जल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है यानी कि वीक एसिड जो है वह कौन है? तो एसिडिक एसिड जो है यह एक वीक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है ये प्रबल अम्ल है। एसिडिक एसिड जिसे सिरका में पाया जाता है एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यह जलीय घोल में पूरी तरह से आयनित यानी आयनाइज नहीं होता है, जबकि HCl, H2SO4 और HNO3 जो है यह प्रबल अम्ल है। अगला प्रश्न है रासायनिक यौगिकों बीच बंध यानी बॉन्ड बनने का कारण क्या है? तो रासायनिक यौगिकों के बीच जो बॉन्ड बनता है उसका कारण है स्थिरता प्राप्त करना। क्या है? स्थिरता प्राप्त करना यानी कि अचीविंग स्टेबिलिटी। परमाणु रासायनिक बंध यानी आयनिक कोवलेंट ETC बनाते हैं ताकि वे उनके बाहरी ऊर्जा स्तर यानी कि आउटर सेल को पूरा करके अधिक स्थिरता दैट मीन्स स्टेबिलिटी प्राप्त की जा सके। अक्सर अष्टक नियम यानी ऑक्टल रूल का पालन किया जाता है। अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है ध्वनि किस रूप में संचरित यानी प्रोपेगेट होती है? तो ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के रूप में प्रोपेगेट होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जिनमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में समांतर यानी पैरेलल कंपन करते हैं, जिससे संपीड़न यानी कंप्रेशन और विरलन यानी रेयरफेक्शन होता है। क्या होता है? संपीड़न यानी कंप्रेशन और विरलन यानी कि रेयरफेक्शन होता है।
अगला प्रश्न है प्राथमिक सेल दैट मीन्स प्राइमरी सेल का उदाहरण क्या है। तो प्राथमिक सेल का उदाहरण है लेकलांसे सेल, जिसको शुष्क सेल भी बोला जाता है। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः आवेशित यानी रिचार्ज नहीं किया जा सकता, जैसे शुष्क सेल हो गया, लेकलांसे, ये सभी जो हैं ये प्राथमिक सेल हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। और अन्य सेकेंडरी विकल्प है, मतलब जिसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। अगला प्रश्न है ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर ये कार्य करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी की आवृत्ति को बदले बिना उसके वोल्टेज को बढ़ाता स्टेप अप या घटाता स्टेप डाउन करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। अगला प्रश्न है एक तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित यानी डिस्प्लेस्ड वाटर द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि एक तैरती हुई वस्तु द्वारा स्थापित यानी डिस्प्लेस्ड द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल यानी कि बायोंट फोर्स विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए न्यूनतम कितनी मतलब न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच। तो ये होना चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए। कितना, तो 17.2 मीटर होना चाहिए। ध्वनि की आवृत्ति मतलब ध्वनि की अनुभूति यानी कि परसेप्शन हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि को 0.1 सेकेंड से अधिक समय में वापस आनी चाहिए, जो सामान्य तापमान पर लगभग 17.2 मीटर की दूरी पर होता है। अगला प्रश्न है फ्यूज तार किसका बना होता है। तो फ्यूज तार जो होता है टीन और सीसा का बना होता है, यानी कि टीन और लेड का बना होता है। फ्यूज तार टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है। इसका गलनांक दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ताकि ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होने पर यह पिघल जाए और विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़कर उपकरणों को क्षति होने से बचाए। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब इमेज हमेशा बनता है। तो कॉनकेव लेंस के द्वारा हमेशा कैसा लेंस मतलब इमेज बनता है। तो ये बनता है आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। ध्यान रखिएगा यहाँ लेंस पूछा गया है, दर्पण नहीं पूछा गया है। दर्पण में जस्ट इसका अपोजिट आता है, उसमें बनता है उल्टा और वास्तविक बनता है। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाता आपका कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उसमें वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि रियल और इन्वर्टेड। बट इसमें अवतल लेंस पूछा गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा हो जाएगा। अवतल लेंस एक अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस है। यह हमेशा वस्तु से छोटा आभासी यानी वर्चुअल और सीधा यानी इरेक्ट प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी गई हो। दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए हम इसी तरह से लगातार वीडियो बनाते रहें और आप लोग के लिए वीडियो लाते रहें, ताकि आप लोग का जो प्रिपरेशन है एग्जाम का उसमें गति मिल सके। और आप लोग को अगर इस लेक्चर का या इस वीडियो का PDF अगर प्राप्त करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम
चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहां से इस वीडियो का आप लोग फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको एक भी पैसा देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार फिर से आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।